बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप लोग सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे और सेहतमंद होंगे। आप लोगों का केमिस्ट्री का प्री बोर्ड पेपर जो है वो हो गया है और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों का पेपर बहुत अच्छा हुआ होगा। आज यहाँ पे मैं आपसे उस पेपर की जो है उसको डिस्कस करूँगी, उसके MCQs शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चन के आपको कैसे उसको अटैम्प्ट आपने किया है, आप उसको चेक करें, देखें और अगर कुछ थोड़ी बहुत भी आपको प्रॉब्लम कोई फेस हुई है तो उसको मैं यहाँ पे डिस्कशन करूँगी, तो आप उसको देख लें ताकि आपको बोर्ड का जो पेपर हो उसमें कोई प्रॉब्लम ना आए। तो क्वेश्चन नंबर 1 जो है हमारा होता है MCQs का, पहले उसको डिस्कस कर लेते हैं। MCQs के लिए बेटा इस तरह से है कि आप लोगों ने बोर्ड के एग्ज़ाम में बहुत अच्छे तरीके से केयरफुली पहले जो आपको क्वेश्चन पेपर मिलता है उसको आपने अच्छे तरीके से हर MCQ को पढ़ना है, 2-3 दफ़ा उसको पढ़ें, फिर राइट ऑप्शन को उसको टिक करें। तमाम MCQs की राइट ऑप्शन टिक करने के बाद फिर आपने बबल शीट को फिल करना है और बबल शीट फिल करने के लिए आपने पॉइंटर या जो बॉल पेन आप जो भी यूज़ करेंगे या मार्कर, उसमें आपने बबल को कम्प्लीटली फिल करना है, उसको छोड़ना नहीं है। जैसे कि ये है तो आप बाहर की तरफ से आउटलाइन से उसको अंदर की तरफ फिल करें ताकि बाहर भी ना जाए और फिर आप इसको अच्छे तरीके से आपने फिल करना है कम्प्लीटली। कुछ बच्चे जो हैं इसको कंप्लीट फिल नहीं करते, वो फिर कंसीडर नहीं किया जाता। आपने इसको पूरा कम्प्लीटली बबल को अच्छे तरीके से फिल करना है। इधर इस वक्त मार्कर जो है सही तरह से इसमें काम नहीं कर रहा, लेकिन आपको जैसे मैंने मेथड बताया आपने उसको पूरा अच्छे तरीके से उसको फिल करना है, अच्छे तरीके से देख के फिल करना है। अच्छा, इसमें जो ऑप्शंस लिखी हुई होती हैं, जैसे कि आपके पास पेपर आपने अभी अटैम्प्ट किया होगा, उसमें उर्दू में भी ऑप्शंस लिखी हुई हैं और इंग्लिश में भी। A, B, C और D जो है उसको आपने अच्छे तरीके से पढ़ना है, आपने कंफ्यूज नहीं होना। अच्छा बेटा, आप लोगों के पास आपने क्वेश्चन पेपर देखा होगा, उसमें इंग्लिश के साथ उर्दू भी लिखी हुई थी। बोर्ड में भी पेपर इस तरह से आता है कि उसमें इंग्लिश के साथ उर्दू लिखी होती है, क्योंकि उर्दू मीडियम के बच्चे भी होते हैं। यहाँ पे आपको इस तरह का पेपर देने का मकसद ये था कि इसमें आप MCQs की ऑप्शन को अगर देखें, ABCD ऑप्शंस जो लिखी हुई आपने उसको राइट साइड से पढ़ना है। से ये पेपर है तो आपने ABCD इसको इधर से देखना है, इस तरफ से आपने टिक नहीं करना। जो भी ऑप्शन आपने ये स्टेटमेंट पढ़ी है तो आप उसका आंसर इस साइड से राइट साइड पे करेंगे, इस साइड से नहीं करेंगे। उससे ये हो सकता है कि आप अपनी तरफ से ठीक कर रहे होंगे लेकिन वो ऑप्शन जो ABCD लिखा हुआ है वो गलत टिक हो जाएगा। राइट साइड से आपने उसको पढ़ना है A, B, C और D। अब हम इसको डिस्कस करते हैं पेपर को। जो पहला MCQ है ये है, इन द एवेपोरेशन प्रोसेस लिक्विड मॉलिक्यूल्स विच लीव द सरफेस ऑफ द लिक्विड हैव। इसमें ऑप्शन C जो है वो करेक्ट है। MCQs नंबर 1 में ऑप्शन C जो है वो आंसर है। वेरी हाई एनर्जी, जिन मॉलिक्यूल्स की एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है वो एवेपोरेशन प्रोसेस में दे लीव द सरफेस। नंबर 2, मोलैरिटी ऑफ इज़ द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिज़ोल्व्ड इन। इसमें ऑप्शन D करेक्ट है, 1 डेसीमीटर क्यूब ऑफ सोल्यूशन। अगर आप मोलैरिटी का फार्मूला रिकॉल करें तो वो क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिज़ोल्व इन वॉल्यूम ऑफ अ सोल्यूशन इन 1 डेसीमीटर क्यूब। MCQ नंबर 3 जो है, इफ़ 10 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ एल्कोहल इज़ डिज़ोल्व इन 100 ग्राम्स ऑफ वाटर इट इज़ कॉल्ड। अब इसमें आपने देखना है कि 10 सेंटीमीटर क्यूब जो है ये वॉल्यूम का यूनिट होता है। इट इज़ डिज़ोल्व इन 100 ग्राम्स ऑफ वाटर, और ग्राम्स जो है वो किसका यूनिट होता है, मैस का। सो इसमें आप देखें ABCD ऑप्शंस को गौर से देखें, ये है रेशो बिटवीन वॉल्यूम एंड मैस। सो C ऑप्शन विल बी करेक्ट। ये वाली जो है 4th MCQ, द फार्मूला ऑफ रस्ट इज। इसमें A ऑप्शन करेक्ट है, Fe2O3 डॉट एन वाटर मॉलिक्यूल्स। Then 5th MCQ, which of the following solution is a good electrolyte? Options A NaCl, option B H2SO4, option C NaOH.
ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज। ये जो NaCl का सोल्यूशन सल्फ्यूरिक एसिड का और सोडियम हाइड्रोक्साइड का, ये तमाम के तमाम जो हैं गुड इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं। सो इसकी ऑप्शन होगी डी ऑप्शन। सिक्स्थ MCQ, विच वन ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट रिएक्ट विद डाइल्यूट HCl। अब चैप्टर नंबर 8 से ये MCQ है। उसमें जो नॉन मेटल्स की प्रॉपर्टीज़ आपने पढ़ी हैं, उसमें ये लिखा हुआ है कि नॉन मेटल्स दे डू नॉट रिएक्ट विद एसिड्स बिकॉज दे आर इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, और जो एसिड्स जो होते हैं वो भी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होते हैं। सो इसमें जो आप देखें कौन सी ऑप्शन जो है वो नॉन मेटल की है। A, B, C, O, D। A में सोडियम है, B में पोटेशियम, C में कैल्शियम और D में कार्बन। सो कार्बन इज़ द नॉन मेटल। तो आपका आंसर क्या होगा? डी ऑप्शन। MCQ 7, the molar mass of sulfuric acid is, option A is correct answer, 98 grams. Then MCQ number 8, how many electrons can be accommodated by M shell? इसमें भी आपने कंफ्यूज नहीं होना, काउंट करें। फर्स्ट शेल इज़ K शेल, K में 2 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं। सेकेंड शेल इज़ L, उसमें 8 इलेक्ट्रॉन्स अकोमोडेट होते हैं। थर्ड शेल इज़ M, जिसमें कि 18 इलेक्ट्रॉन्स अकोमोडेट होते हैं। सो ऑप्शन बी इज़ करेक्ट आंसर। MCQ 9, ट्रांजिशन एलिमेंट्स आर ऑल मेटल्स। इसमें बी ऑप्शन जो है वो करेक्ट होगी। इस वाले MCQ में ख़ास तौर से देखें कि जो ABCD लिखी हुई है, ऑल मेटल्स यहाँ पे लिखा हुआ है, उसके राइट साइड पे B है और लेफ़्ट साइड पे C है। C जो है ये वाली ऑप्शन आपने टिक नहीं करनी, आपने B को करना है। जल्दी में गलती से उसने आपने गलत ऑप्शन टिक नहीं, आप अपनी तरफ से मेटल्स कर रहे होंगे, लेकिन C जो है इट इज़ फॉर ऑल नॉन मेटल्स। आपने राइट साइड से अल्फ़ाबेट्स को पढ़ना है। ABCD ऑप्शन को आपने राइट साइड से पढ़ना है। तो राइट साइड से जो ऑप्शन आ रही है वो कौन सी है? B ऑप्शन। Then MCQ number 10, the base of modern periodic table is atomic number। इसमें ऑप्शन C है। MCQ 11, a bond formed between two non-metal is expected to be covalent bond, option A। 12, the atom which donates electron pair in dative covalent bond is called, जो चीज़ डोनेट करती है उसको हम क्या बोलते हैं? डोनर। सो ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। जो MCQs जो हैं इनकी की जो है मैंने आपको बताई है। अब आपने इसको जब बोर्ड के एग्ज़ाम के लिए जाएंगे, आपने जिस तरह से मैंने बताया है अच्छे तरीके से आपने पहले हर MCQ को पढ़ना है, 2 से 3 दफ़ा राइट ऑप्शन को टिक करना है। और आप टिक कहाँ से करेंगे? राइट साइड से ABCD को देखेंगे, उसके अकॉर्डिंगली टिक करेंगे। फिर आपने ये सामने रख के बबल शीट को बहुत अच्छे तरीके से बबल को कम्प्लीटली फिल करना है। सिर्फ डॉट नहीं लगाना और बबल को खाली नहीं छोड़ना, बहुत अच्छे तरीके से उसको फिल करना है। अब हम सब्जेक्टिव पेपर को डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, उसका पार्ट 1 है, व्हाट इज़ रिलेटिव एटॉमिक मास, हाउ इज़ इट रिलेटेड टू ग्राम। इसमें आप रिलेटिव एटॉमिक मास की डेफिनेशन लिखेंगे, साथ हाउ इज़ रिलेटेड टू ग्राम, और इसमें आपने ये बताना है कि 1 एटॉमिक मास यूनिट इज़ इक्वल टू 1.66 × 10⁻⁻⁻⁰ ग्राम्स। 2 पार्ट हैं, एक नंबर डेफिनेशन का है और एक नंबर जो है हाउ इज़ इट रिलेटेड टू ग्राम। तो आपने दोनों का आंसर लिखना है। अमूमन बच्चे जल्दी में छोड़ देते हैं, आपने अच्छे तरीके से क्वेश्चंस को पढ़ना है और लिखना है। सेकेंडली, जब आप क्वेश्चन अटैम्प्ट करें, जो भी कर रहे हैं, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, उसके जो पार्ट्स हैं, जो सभी पार्ट आप पहले करेंगे, आपने उसका नंबर चेंज नहीं करना। आपने अगर क्वेश्चन नंबर 4 पहले किया है, पार्ट 4, तो आप पार्ट 4 ही पहले लिखेंगे, आपने उसको पार्ट 1 नहीं लिखना। पार्ट्स जो लिखे हुए 1 2 3 4 5 6 7 8, इसकी नंबरिंग चेंज नहीं करनी। आपको जो सा भी पहले करना है आप करेंगे, लेकिन नंबर आप वही लिखेंगे जो क्वेश्चन पेपर के ऊपर लिखा होगा।
पार्ट 2 जो है, स्टेट द रीज़न सॉफ्ट ड्रिंक इज़ अ मिक्सचर एंड वाटर इज़ अ कंपाउंड। आप इसमें कोई भी एक रीज़न लिख सकते हैं कि सॉफ्ट ड्रिंक मिक्सचर क्यों है और वाटर कंपाउंड क्यों है। मिक्सचर जो है, इट इज़ सॉफ्ट ड्रिंक, इट इज़ फॉर्म्ड बाय मिक्सिंग शुगर, वाटर एंड फ्लेवर्स और कार्बन डाइऑक्साइड गैस। और जो वाटर जो है, इट इज़ फॉर्म्ड बाय द केमिकल कॉम्बिनेशन ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन इन अ फिक्स रेशो बाय मास। जबकि मिक्सचर जो है उसमें कोई फिक्स रेशो बाय मास जो है वो नहीं होती। क्वेश्चन नंबर 3, डिफरेंशिएट बिटवीन होमोटॉमिक एंड हेटेरोटॉमिक मॉलिक्यूल्स विद एग्जांपल। होमोटॉमिक और हेटेरोटॉमिक मॉलिक्यूल्स की आपने डेफिनेशन लिखनी है। कॉलम ड्रॉ करेंगे और कॉलम ड्रॉ करने के बाद एक साइड पे आप होमोटॉमिक की डेफिनेशन हेडिंग लगाएं, दूसरी साइड पे हेटेरो की, और दोनों की डेफिनेशन अलॉन्ग विद एग्जांपल जो है आपने लिखनी है। इससे पहले जो क्वेश्चन है, सॉफ्ट ड्रिंक इज़ अ मिक्सचर एंड वाटर इज़ अ कंपाउंड, इसको भी आप कॉलम में भी लिख सकते हैं और वैसे भी लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, डिफरेंशिएट बिटवीन शेल एंड सब शेल विद एग्जांपल्स ऑफ ईच। इसमें भी आप कॉलम बनाएंगे, एक साइड पे लिखेंगे शेल और सब शेल, शेल की डेफिनेशन लिखें, सब शेल की डेफिनेशन लिखें और फिर दोनों की एग्जांपल्स जो हैं वो भी लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर पार्ट नंबर 5, व्हाट इज़ एटॉमिक नंबर ऑफ फॉस्फोरस, राइट डाउन इट्स इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। फॉस्फोरस का एटॉमिक नंबर लिखेंगे, 15 होता है, और साथ आपने इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है वो भी लिखनी है। 1 मार्क फॉर ईच। 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, 1 जो है उसमें आपने एटॉमिक नंबर के लिए है और दूसरा नंबर जो है वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के लिए। पार्ट 6, वाई एंड हाउ एलिमेंट्स आर अरेंज इन 4th पीरियड। अच्छा, अब इसमें 2 थिंग्स पूछी गई हैं, वाई एंड हाउ एलिमेंट्स आर अरेंज इन 4th पीरियड। वाई एंड हाउ एलिमेंट्स जो हैं क्यों अरेंज किए गए हैं इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक नंबर इन द पीरियोडिक टेबल। 4th पीरियड जो है वो भी पीरियोडिक टेबल का पार्ट है। तो पीरियड में तमाम पीरियड्स में एलिमेंट्स कैसे अरेंज हैं इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक नंबर एंड वाई। इसमें क्या आप लिखेंगे कि व्हेन एलिमेंट्स दे आर अरेंज इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक नंबर in horizontal rows which are called periods, the elements with similar properties, they repeat after regular interval and they are arranged in the vertical columns which are called group and they are placed one above the other। तो इस तरह से क्या होता है कि एलिमेंट्स जो सिमिलर प्रॉपर्टीज़ जिनकी होती हैं वो कॉलम्स में अरेंज हो जाते हैं। जब हम इंक्रीजिंग ऑर्डर में हॉरिजॉन्टल लाइंस में अरेंज करते हैं पीरियड्स में, तो ऑटोमेटिकली एलिमेंट्स जिनकी प्रॉपर्टी सिमिलर हैं वो रेगुलर इंटरवल के बाद रिपीट होते हैं। दे आर अरेंज्ड इन दी ग्रुप्स एंड दे कम वन अबव दी अदर। इसके बाद पार्ट 7, डिफाइन इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, राइट डाउन इट्स यूनिट। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की आप डेफिनेशन लिखेंगे, इसके बाद आपने इसका यूनिट लिखना है, यूनिट के मार्क्स हैं, राइट डाउन इट्स यूनिट्स। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की डेफिनेशन के साथ आप एग्जांपल भी दें कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ फ्लोरीन इज़ -328 किलो जूल्स पर मोल, और इसके यूनिट्स जो हैं वो आप अलग से लिखेंगे। एग्जांपल मेंशन ना भी की हो तो आपने एग्जांपल्स जो है वो ज़रूर लिखनी है। आपको टीचर्स ने सब चीज़ों की डेफिनेशन बताई डेफिनेशन के साथ एग्जांपल्स बताई होंगी, मार्क भी करवाई होंगी। आपने पूछी भी है तो ठीक है, अगर नहीं भी पूछी भी तो आप एग्जांपल ज़रूर लिखेंगे। पार्ट 8, राइट द नेम एंड द सिंबल्स ऑफ एनी 4 एलिमेंट्स ऑफ नोबल गैसेस। नोबल गैसेस जो हैं ग्रुप 18 एलिमेंट्स, इसमें हीलियम, नियॉन, ऑर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन, रेडॉन आते हैं। आपने एलिमेंट्स के नेम्स भी लिखने हैं और सिंबल्स भी लिखने हैं। कोई से 4 एलिमेंट्स के आप नाम लिखेंगे और नाम के सामने आपने सिंबल लिखना है। क्वेश्चन नंबर 3, अटैम्प्ट एनी 5 पार्ट्स फ्रॉम दी फॉलोइंग। इसमें भी जो पार्ट 1 है, डिफरेंशिएट बिटवीन लोन पेयर एंड बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। आपने कॉलम बनाना है, एक साइड पे लोन पेयर की हेडिंग लगाएं, दूसरी साइड पे बॉन्ड पेयर की, और दोनों की डेफिनेशन जो है वो आप लिखेंगे। नंबर 2, व्हाट इज़ लोन पेयर, हाउ मैनी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन नाइट्रोजन इन अमोनिया। इसमें आपने लोन पेयर की डेफिनेशन लिखनी है और फिर जो नाइट्रोजन और अमोनिया में नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर होता है उसको आप ड्रॉ करें, और साथ आपने लिखना है कि देयर इज़ 1 लोन पेयर इन ऑन नाइट्रोजन इन अमोनिया। ऐसे करके आपने इसको आपने सर्कल करना है और ये आपने बताना है कि दिस इज़ लोन पेयर, और साथ आपने क्या बताना है कि देयर इज़ 1 लोन पेयर ऑन नाइट्रोजन इन अमोनिया। बच्चे अमूमन
ये लिखना भूल जाते हैं। ये डायग्राम भी बना दे, ये जो स्ट्रक्चर है इसको भी बना देते हैं और डेफिनेशन भी लिख देते हैं, लेकिन ये नहीं लिखते कि देयर इज़ वन लोन पेयर इन और नाइट्रोजन एंड अमोनिया। ये क्वेश्चन में पूछा हुआ है, आपने इसको मेंशन करना है। व्हाट इज़ मेंट बाय डुप्लेट रूल? डुप्लेट रूल की डेफिनेशन लिखेंगे। एग्जांपल आपको टीचर्स ने बताई होंगी, आप हीलियम की एग्जांपल दे दें। नंबर 4 डिफाइन वेपर प्रेशर। इसमें आपने वेपर प्रेशर की डेफिनेशन लिखनी है और जो आपकी बुक में वेपर प्रेशर का नीचे इक्वेशन लिखी हुई है आप वो भी लिखेंगे साथ। पार्ट 5 एक्सप्लेन इवेपोरेशन कॉजेस कूलिंग। इसमें आपने 3 to 4 लाइन आंसर लिखना है, उसको बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं लिखना। इवेपोरेशन का प्रोसेस में क्या होता है, द मॉलिक्यूल्स with which have high kinetic energy, they escape from the surface and they change into the vapors. As a result, the temperature of the remaining molecules it decreases or fall down. In order to compensate this, the molecules they absorb energy from the surrounding. So the temperature of the surrounding is dropped, which produces or which causes cooling effect. बुक में भी आपके दिया हुआ है, नोट्स में भी दिया हुआ है, तो आपने इसको वहाँ से अच्छे तरीके से याद करना है और लिखना है। क्वेश्चन नंबर 6 डिफाइन मोलैरिटी, राइट इट्स फार्मूला। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसमें भी आपने डेफिनेशन के साथ फार्मूला ज़रूर लिखना है। बच्चे अमूमन डेफिनेशन लिख देते हैं और फार्मूला छोड़ देते हैं, दोनों 1 मार्क डेफिनेशन का है और 1 फार्मूला का। फार्मूला जो है सिंपल वाला लिखें, सारे जो मोलैरिटी के टॉपिक में डिस्कस हुआ है पूरा वो लिख के ना खुद कंफ्यूज हो और ना ही चेकर को कंफ्यूज करें। आप सिंपली लिखें मोलैरिटी इज़ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन डेसीमीटर क्यूब। ये आपने साथ लिखना है। नेक्स्ट पार्ट 7 व्हाट इज़ परसेंटेज मास बाय वॉल्यूम। इसमें भी आप डेफिनेशन लिखेंगे, एग्जांपल दें साथ, और उसके बाद आपने इसका फार्मूला भी लिखना है। इसमें भी आप कैसे लिखेंगे, मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज इज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम्स वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन सेंटीमीटर क्यूब मल्टीप्लाई बाय 100। चूँकि परसेंटेज है तो मल्टीप्लाई बाय 100 लिखना है। बच्चे अमूमन 100 लिखना भूल जाते हैं, आपने 100 ज़रूर लिखना है साथ। क्वेश्चन नंबर पार्ट नंबर 8 हाउ 1 मोलर सोल्यूशन इज़ प्रिपेयर्ड। इसमें भी आपने क्या लिखना है कि 1 मोलर सोल्यूशन इज़ प्रिपेयर्ड बाय डिज़ोल्विंग 1 मोल ऑफ अ सॉल्यूट in the sufficient amount of the water to make the volume up to 1 decimeter cube। फिर इसमें आप एग्जांपल देंगे कि 1 molar solution of sodium hydroxide is prepared by dissolving 40 grams of sodium hydroxide in 1 decimeter cube of a solution। Question number 4 part 1 define reduction in terms of loss or gain of oxygen or hydrogen। इसमें आपने रिडक्शन बतानी है कि रिडक्शन इज़ दी एडिशन ऑफ हाइड्रोजन एंड रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। और इसमें जो एग्जाम्पल इक्वेशन आपकी बुक में लिखी हुई है आपने वो एग्जाम्पल इक्वेशन भी साथ लिखनी है। गिवन एग्जाम्पल साथ लिखा हुआ है, अपनी इक्वेशन भी लिखनी है। पार्ट 2 वाई इज़ आयरन ग्रिल पेंटेड फ्रीक्वेंटली। आयरन ग्रिल इज़ पेंटेड फ्रीक्वेंटली इन ऑर्डर टू प्रिवेंट इट फ्रॉम बीइंग रस्टेड। और इसमें बताएंगे कि क्योंकि आयरन ग्रिल इट इज़ एक्सपोज टू दी मॉइस्चर एंड ऑक्सीजन, सो पेंट इट प्रोटेक्ट्स द आयरन ग्रिल फ्रॉम रस्ट। ये आपने आंसर लिखना है, आपके नोट्स में भी दिया हुआ है और टीचर्स ने आपको वैसे भी बताया होगा। पार्ट नंबर 3 व्हाट आर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स। आप डेफिनेशन लिखेंगे अलॉन्ग विद एग्जाम्पल्स। एग्जाम्पल यहाँ पूछी नहीं हुई बट यू हैव टू राइट दी एग्जाम्पल। पार्ट 4 व्हाट डू यू मीन बाय गैल्वेनाइजिंग। गैल्वेनाइजिंग इज़ दी थिन कोटिंग ऑफ जिंक मेटल ऑन आयरन। और इसमें आपने फिर मेथड नहीं लिखना है कैसे कोट करना है, आप इसका एडवांटेज भी साथ लिख दें कि इसका एडवांटेज पूछा नहीं हुआ। एडवांटेज का क्वेश्चन अलहदा से भी आता है कि व्हाट इज़ द एडवांटेज ऑफ गैल्वेनाइजिंग, उसमें आप सिर्फ एडवांटेज लिखेंगे। लेकिन इसमें आप
लिख दें कि थिन कोटिंग ऑफ जिंक मेटल ऑन द आयरन शीट, और उसके बाद फिर लिख दें कि इसका एडवांटेज भी लिख दें कि इसके गैल्वेनाइजिंग का एडवांटेज क्या होता है कि अगर ये स्ट्रिप जो कोटिंग है इफ़ इट इज़ ब्रोकन डाउन स्टिल इट प्रिवेंट्स द मेटल फ्रॉम रस्ट प्रोसेस ऑफ रस्टिंग. Part 5, why are silver and gold less reactive? Silver and gold are less reactive because they do not lose their electron easily. Very simple question and important. इसका भी आपने आंसर नोट्स में भी दिया हुआ है, टीचर्स ने भी आपको बताया होगा. Part 6, why does electropositivity decreases from left to right in a period? इसमें आपने रीज़न देना है, बता तो वो रहे हैं कि डिक्रीज़ क्यों होती है, तो रीज़न आपने डिक्रीज़ होती है, रीज़न आपने देना है कि इलेक्ट्रोपॉजिटिव करेक्टर जो है वो लेफ़्ट से राइट क्यों डिक्रीज़ होता है कि व्हेन वी मूव फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट इन द पीरियड द एटॉमिक साइज डिक्रीजेस, द इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेस, the attraction of the nucleus on the valence electron is more, so they cannot be lost or they cannot be lost easily. So this is the reason that electropositivity decreases when we move from left to right in the period. 7th part, write down 2 chemical properties of non-metals. 4 properties आपकी बुक में दी हुई हैं, 8th चैप्टर में से ये क्वेश्चन है और आपने इसमें कोई सी 2 प्रॉपर्टीज़ मेंशन किया हुआ है, 2 केमिकल प्रॉपर्टीज़, तो आप कोई सी 2 प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो लिखेंगे. 8th, व्हाट इज़ द ट्रेंड ऑफ नॉन मेटालिक करेक्टर इन द पीरियोडिक टेबल. अब इसमें पीरियोडिक टेबल में ट्रेंड पूछा है तो आपने ग्रुप में भी लिखना है और पीरियड्स में भी लिखना है कि ग्रुप में नॉन मेटालिक करेक्टर जो है व्हेन वी मूव फ्रॉम टॉप टू बॉटम, तो नॉन मेटालिक करेक्टर जो है वो डिक्रीज़ होता है ड्यू टू द इंक्रीज़ इन द एटॉमिक साइज़ एंड डिक्रीज़ इन दी इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज. आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज़ हो रही होती है, इलेक्ट्रॉन्स आर इजीली एलिमेंट्स कैन लूज देयर इलेक्ट्रॉन इजीली, तो नॉन मेटालिक करेक्टर डिक्रीज़ होता है. पीरियड में व्हेन वी मूव फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट नॉन मेटालिक करेक्टर जो है वो इंक्रीज़ होता है क्योंकि साइज़ डिक्रीज़ हो रहा होता है, आयनाइजेशन एनर्जी हाई होती है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी हाई होती है और न्यूक्लियस की अट्रैक्शन इनकमिंग इलेक्ट्रॉन पे ज़्यादा होती है और वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन्स पे ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से मेटालिक करेक्टर जो है वो पीरियड्स नॉन मेटालिक करेक्टर पीरियड में व्हेन वी मूव फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट इंक्रीज़ होता है. इसके बाद आप लोगों का आ जाता है पार्ट जो 2, उसमें आपने लॉन्ग क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं. 3 क्वेश्चंस हैं जिसमें से आप 2 अटैम्प्ट करेंगे, जो 2 आपने सिलेक्ट करने हैं उसके ए बी पार्ट आपने दोनों करने हैं. कुछ बच्चे ऐसे करते हैं कि किसी का ए पार्ट कर देते हैं, किसी का बी. ऐसे नहीं करना, जो क्वेश्चन आप चूज़ करेंगे उसी का ए और बी पार्ट का आपने आंसर लिखना है. Now question number 5, list 5 characteristics by which compounds can be distinguished from mixtures. They have mentioned here you have to write only 5 characteristics. आप कॉलम बनाएं जैसे आपके बुक में बना हुआ है और आप उस पर एक तरफ कंपाउंड दूसरी तरफ मिक्सचर और 5 कैरेक्टरिस्टिक्स को आपने कोई से भी 5 जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो आपने मिक्सचर की और कंपाउंड की लिखनी है. बी पार्ट, हाउ डिड बोहर प्रूव दैट एन एटम मस्ट एग्जिस्ट. इसमें आपने बोहर का जो छोटा सा ऊपर इंट्रोडक्शन है एक्सपेरिमेंट जो था उसका और कि कैसे उसने डिस्कवर किया, और उसके बाद जो उसके 5 पॉइंट्स हैं वो और डायग्राम, ये सब आपने कंप्लीट आंसर लिखना है. आपने ये नहीं सोचना कि ये 4 मार्क्स का है तो हम इसमें 4 पॉइंट्स लिख देते हैं या हम ऊपर से छोड़ देते हैं. लॉन्ग क्वेश्चन मींस कंप्लीट आंसर. आपको पूरा आता है तो आप लॉन्ग में कंप्लीट लिखेंगे जितना आपकी बुक में दिया हुआ है. क्वेश्चन नंबर 6 पार्ट ए, एक्सप्लेन द टाइप्स ऑफ कोवलेंट बॉन्ड विद एटलीस्ट 1 एग्जाम्पल ऑफ ईच टाइप. कोवलेंट बॉन्ड की आप डेफिनेशन लिखिए, उसके बाद उसकी तीनों टाइप्स की डेफिनेशन और एक्सप्लेन विद एटलीस्ट 1 एग्जाम्पल. तो एटलीस्ट 1 एग्जाम्पल आपने लाजमी लिखनी है. बी जो है, डिफ़ाइन एंड एक्सप्लेन चार्ल्स लॉ ऑफ गैसेस. पहले आप चार्ल्स लॉ जो है उसकी स्टेटमेंट लिखेंगे, उसके बाद मैथमेटिकली उसको की रिप्रेजेंटेशन लिखेंगे, उसके बाद एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन लिखेंगे अलॉन्ग विद द डायग्राम. इसमें भी आपने ये नहीं सोचना कि ये 4 मार्क्स का है तो हम ये चीज़ छोड़ देते हैं, ये लिख देते हैं. आपने कंप्लीट आंसर लिखना है जैसे टीचर्स ने आपको बताया बुक में दिया हुआ है, कंप्लीट आंसर आप लिखेंगे. क्वेश्चन नंबर 7 पार्ट ए, डिस्क्राइब द रूल्स फॉर असाइनिंग ऑक्सीडेशन स्टेट. 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, इसमें भी आपने
डेफिनेशन लिखें और उसके बाद आप जो रूल्स हैं वो 8 रूल्स वो सब के सब आप लिखेंगे, आपने कोई भी रूल छोड़ना नहीं है। 5 मार्क्स का है ये चेक, उनको पता है कि उन्होंने डिस्ट्रीब्यूशन मार्क्स की कैसे की हुई है। आपने ये नहीं कि अपनी मर्ज़ी से जी हम 5 रूल्स लिख देते हैं बाकी छोड़ देते हैं, आपने कंप्लीट आंसर लिखना है। बी पार्ट, व्हाट इज़ सैचुरेटेड सॉल्यूशन एंड हाउ इज़ इट प्रिपेयर्ड, दिस इज़ फ्रॉम चैप्टर नंबर 6। इसमें जो बुक में आपके व्हाट इज़ सैचुरेटेड सॉल्यूशन और उस जहाँ सैचुरेटेड सॉल्यूशन की हेडिंग है, सॉल्यूशन का चैप्टर शुरू होता है, जो उसका सेकंड पेज है उसमें सैचुरेटेड सॉल्यूशन की हेडिंग के नीचे जितना लिखा हुआ है डेफिनेशन और जो उसका मेथड है प्रिपरेशन का अलॉन्ग विद द इक्वेशंस आपने पूरा लिखना है। एक दफ़ा फिर इसको मैं आपको बताऊं कि आपने जो लॉन्ग क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं आपने उसमें कंप्लीट आंसर लिखना है अनटिल के अनलेस वो मेंशन कर दें। जैसे कि उन्होंने लिखा लिस्ट 5 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंपाउंड एंड मिक्सचर, क्योंकि बुक में आपके 7 दी हुई लेकिन यहाँ इन्होंने मेंशन की है तो यू हैव टू राइट 5। अदरवाइज़ अगर मेंशन नहीं है कोई चीज़ तो आपने कंप्लीट आंसर लॉन्ग में लिखना है जितना आपकी बुक में बताया गया है। शॉर्ट क्वेश्चंस जो हैं उसमें बहुत कुछ बच्चे बहुत सारी डिटेल्स लिख देते हैं। शॉर्ट देखिए क्वेश्चन ही आपका क्या है कि राइट शॉर्ट आंसर्स, ठीक है। तो उसमें आपने क्या करना है कि शॉर्ट आंसर लिखना है, नॉट मोर देन 3 और 4 लाइंस, आपने इससे ज़्यादा नहीं जाना। आप वो क्वेश्चन अटैम्प्ट करें, सिलेक्ट करें जो द बेस्ट आपको आते हैं। सबसे पहले आप द बेस्ट वाला जो है उसको करें, चाहे वो क्वेश्चन नंबर 4 है, चाहे वो क्वेश्चन 3 है या क्वेश्चन 2 है, जो आपको जिसमें से बेस्ट आंसर्स आते हैं, जिस पार्ट का बेस्ट आंसर आता है आप वो पहले लिखें ताकि एक जब पढ़ने वाला जो है उसके ऊपर एक अच्छा इंप्रेशन क्रिएट हो और वो मार्क्स जो हैं आपके पूरे दे। ये ना हो कि आप पहले वो कर दें जो आपको सही नहीं आता, तो उससे क्या होता है कि इंप्रेशन ही गलत क्रिएट हो जाता है, तो फिर वो जो चेकर है उसका माइंडसेट भी वैसे ही हो जाता है। आपने बहुत अच्छे तरीके से पेपर को पढ़ना है, पहले क्वेश्चंस को सिलेक्ट करना है, क्वेश्चन सिलेक्ट करने के बाद आप उसको करेंगे। हाँ ये है कि आपने एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करने वो आप एंड में करें। जैसे आपने क्वेश्चन नंबर 2 कर लिया, द बेस्ट आपने कर लिया 5, उसके बाद अगर आप चाहते हैं कोई एक्स्ट्रा करना तो वो बाद में करें, लेकिन द बेस्ट आपने पहले करने हैं। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 3 और 4 में भी और लॉन्ग में भी अगर आप एक्स्ट्रा करना चाहते हैं तो जो द बेस्ट आपको आते हैं आप पहले वो करेंगे और उसके बाद फिर आपने जो है एक्स्ट्रा क्वेश्चन करना है। अब जो पेयरिंग के हवाले से बात कर लेते हैं। जो प्री बोर्ड है आपका, ये जो अभी पेयरिंग बोर्ड की अवेलेबल जो है लेटेस्ट उसके अकॉर्डिंगली बना हुआ है। इसमें क्या है कि क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो चैप्टर नंबर 3 जो पीरियोडिक टेबल एंड पीरियोडिसिटी ऑफ प्रॉपर्टीज़ है, और जो लास्ट 8 चैप्टर है केमिकल रिएक्टिविटी, उसमें से लॉन्ग क्वेश्चन नहीं दिया गया। और पिछले सालों में भी ऐसा है कि उसमें से लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आता। बाकी चैप्टर नंबर 1, 4, 5, 6 और 7 में से लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो आता है। लेकिन आप अपनी प्रिपरेशन कंप्लीट रखें, क्योंकि बाज़ औक़ात ये होता है कि बोर्ड वाले जो हैं पेयरिंग को चेंज भी कर देते हैं। समटाइम्स हो चुका है किसी और सब्जेक्ट में कि पेयरिंग चेंज हो जाती है, लेकिन पेपर सिलेबस में से ही आता है, आउट ऑफ सिलेबस नहीं होता। तो आप लोग अच्छे तरीके से ये करने के बाद चैप्टर नंबर 3 और 8 जो है उसमें से भी कोशिश करें कि जो क्वेश्चंस हैं उनको आप लॉन्ग क्वेश्चंस को भी कर लें, ताकि अगर कोई पेयरिंग चेंज हो जाए तो आपको प्रॉब्लम ना हो। वैसे तो चॉइस होती है, परेशान होने की, घबराने की ज़रूरत नहीं है, ना ही पैनिक होना है। आपने जब आप पेपर देने के लिए जाएं तो बिल्कुल आपने नहीं घबराना, आराम से, पैनिक नहीं हो, बैठें, दुरूद शरीफ पढ़ें, बिस्मिल्लाह पढ़ें और आराम से पेपर को आपने पढ़ना है। पहले पेपर सारा पढ़ें आराम से, तसल्ली से, उसके बाद बेस्ट ऑप्शंस को टिक करें और आराम से पेपर को करें। बहुत ज़्यादा कटिंग नहीं करनी। ऑब्जेक्टिव में तो बिल्कुल भी कटिंग, ओवर राइटिंग, बबल को आपने काट के गलत, बहुत सोच समझ के उसको फिल करें। इंक रिमूवर बिल्कुल यूज़ नहीं करना, और जो सब्जेक्टिव में भी आप इंक रिमूवर यूज़ नहीं करें। जो क्वेश्चन सेलेक्ट करें अगर गलती हो गई है तो उसको एक लाइन लगा के आप कटिंग कर दें, बहुत ज़्यादा उसको गंद नहीं मचाएं पेपर पे। और प्रेजेंटेशन जो है मार्जिन लाइन अच्छे तरीके से ड्रॉ करें, क्वेश्चन की एंडिंग लाइन ड्रॉ करें, हेडिंग्स जो हैं वो मार्कर के साथ लिखें। लॉन्ग क्वेश्चन में जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं जब आप पेपर को रीचेक करें तो उनको हाईलाइट कर दें। आपके पास पेपर्स के बाद भी टाइम है,
प्री बोर्ड के बाद अच्छे तरीके से अपनी तैयारी करें और बहुत टाइम है उसमें, आप अच्छे तरीके से पेपर को पढ़ सकते हैं। स्टिल कोई प्रॉब्लम हो तो आप अपने इंचार्जेस को कैंपस में फ़ोन करके इंस्ट्रक्शंस या गाइडलाइन ले सकते हैं। बहुत अच्छे तरीके से आपने पेपर अटैम्प्ट करना है और बहुत अच्छी तैयारी करनी है और बहुत अच्छे मार्क्स जो हैं वो लेने हैं।